स्वागत है आप सबका लाइव लॉ की इस खास पेशकश कोर्ट्स टुडे हिंदी में, जहां हम आपको हिंदुस्तान के सभी कोर्ट से आने वाली आज की ताजा अपडेट्स देंगे। आपको डिस्क्रिप्शन में इन सब खबरों के लिंक मिल जाएंगे, तो जरूर जाइए लाइव लॉ हिंदी पे और पढ़िए इन सब खबरों के बारे में गहराई से। इस वीडियो में हम आपको संक्षेप में सारी अपडेट्स देने की कोशिश करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। आज के कोर्ट्स टुडे की शुरुआत एक बेहद जरूरी खबर के साथ। सुप्रीम कोर्ट ने आज उत्तराखंड राज्य को उन लोगों के लिए पुनर्वास योजना बनाने के लिए 2 महीने का समय दिया जिन्हें रेलवे अधिकारियों ने हल्द्वानी में बेदखल करना चाहा था। न्यायमूर्ति सूर्यकांत, न्यायमूर्ति दीपांकर दत्ता और न्यायमूर्ति उज्जवल भुयान की पीठ भारत संघ या रेलवे द्वारा दायर एक आवेदन पर सुनवाई कर रही थी, जिसमें हल्द्वानी में रेलवे संपत्तियों पर कथित रूप से कब्जा करने वाले लगभग 50,000 लोगों की बेदखली पर रोक लगाने वाले आदेश में संशोधन की मांग की गई थी। रेलवे के अनुसार पिछले साल मॉनसून के दौरान ग्वाला नदी के तेज बहाव के कारण रेलवे पटरियों की सुरक्षा करने वाली एक रिटर्निंग दीवार ध्वस्त हो गई थी। ऐसे में रेलवे परिचालन को सुविधाजनक बनाने के लिए जमीन की एक पट्टी तत्काल उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था। गौरतलब है कि रेलवे की जमीन से बेदखली का आदेश उत्तराखंड हाई कोर्ट ने दिसंबर 2022 में एक जनहित याचिका में दे दिया था। जनवरी 2023 में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के निर्देश पर रोक लगा दी थी और अंतरिम आदेश को समय समय पर बढ़ाया गया। अगली जरूरी खबर में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग यानी NCPCR ने मदरसों के माध्यम से प्रदान की जाने वाली शिक्षा की गुणवत्ता के बारे में चिंता व्यक्त करते हुए सुप्रीम कोर्ट में एक लिखित दलील दायर की है। NCPCR ने उत्तर प्रदेश मदरसा शिक्षा बोर्ड अधिनियम 2004 को रद्द करने वाले इलाहाबाद उच्च न्यायालय के फैसले को चुनौती देने वाले मामले में अपना ये बयान दर्ज किया। अप्रैल में सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले पर रोक लगाते हुए कहा था कि हाई कोर्ट ने प्रथम दृश्य अधिनियम की गलत व्याख्या की है और इस फैसले का असर लगभग 17 लाख छात्रों पर पड़ेगा। आयोग ने कहा कि चूंकि मदरसों को शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 के दायरे से छूट दी गई है, इसीलिए वहां पढ़ने वाले सभी बच्चे न केवल स्कूलों में औपचारिक शिक्षा से वंचित हैं, बल्कि RTE अधिनियम 2009 के तहत मध्याह्न भोजन, वर्दी यानी यूनिफॉर्म, प्रशिक्षित शिक्षक आदि जैसे लाभों से भी वंचित हैं। सुप्रीम कोर्ट ने 10 सितंबर को कैदियों को जमानत देने के लिए एक व्यापक नीति रणनीति जारी करने के लिए स्वतः संज्ञान याचिका पर सुनवाई की। न्यायालय ने उन राज्यों की सूची पर ध्यान देते हुए जिनसे अनुपालन रिपोर्ट मांगी गई थी, उन राज्यों के लिए और निर्देश जारी किए जिन्होंने अभी तक आदेशों का अनुपालन नहीं किया है। इसमें यह भी कहा गया कि माफी आवेदन की अस्वीकृति की सूचना कैदी को तुरंत दी जानी चाहिए। न्यायालय ने राज्यों की गैर समान नीतियों के आलोक में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 432 और भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता की संबंधित धारा 474 के तहत कैदियों की समय से पहले रिहाई के लिए दिशा निर्देश तय करने के अपने इरादे को दोहराया है। जस्टिस अभय एस ओक और जस्टिस ऑगस्टीन जॉर्ज मसी की पीठ एक स्वसंज्ञान मामले की सुनवाई कर रही है, जिसे सुप्रीम कोर्ट द्वारा ये मानने के बाद शुरू किया गया था कि विभिन्न राज्यों की छूट नीति में एक रूपता की कमी है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक न्यायिक अधिकारी को बहाल करने से पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय और पंजाब राज्य के इनकार पर अस्वीकृति व्यक्त की है, जिसकी सेवा से बर्खास्तगी को सुप्रीम कोर्ट ने 2022 में ही रद्द कर दिया था। पंजाब सरकार द्वारा 2009 में न्यायिक अधिकारी की सेवाएं समाप्त करने का आदेश पारित किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने हाई कोर्ट के फैसले को भी रद्द कर दिया, जिसने बर्खास्तगी आदेश पर अधिकारी की चुनौती को खारिज कर दिया था। इसके अलावा न्यायालय ने उच्च न्यायालय की पूर्ण अदालत से मामले पर पुनर्विचार करने का अनुरोध किया था। इस पृष्ठभूमि में अधिकारी ने सुप्रीम कोर्ट के फैसले के अनुसार सेवा में बहाली की मांग करते हुए निस्तारित याचिका में एक विविध आवेदन दायर किया। आवेदन पर विचार करते हुए न्यायमूर्ति विक्रमनाथ और न्यायमूर्ति PB वराले की पीठ ने कहा कि एक बार बर्खास्तगी रद्द होने के बाद अधिकारी को बहाल नहीं करने का कोई भी औचित्य नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने हाल ही में एक मेडिकल कॉलेज के विस्तार के लिए मंजूरी देने के लिए एक तुच्छ चुनौती उठाने के लिए राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग यानी NMC की निंदा करी।
ये याद दिलाते हुए कि एनएमसी को राज्य का एक अंग होने के नाते उचित और निष्पक्ष रूप से कार्य करना चाहिए, न्यायालय ने उस पर 10 लाख रुपए का जुर्माना भी लगाया। न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति के.वी. विश्वनाथन की पीठ ने कहा, प्रथम दृश्य हम पाते हैं कि एनएमसी का रवैया एक मॉडलवादी जैसा नहीं है। एनएमसी राज्य का एक अंग है और उससे निष्पक्ष और उचित तरीके से कार्य करने की उम्मीद की जाती है। एनएमसी ने केरल उच्च न्यायालय के उस आदेश के खिलाफ विशेष अनुमति याचिका दायर की थी, जिसमें कॉलेज द्वारा अंडरटेकिंग दाखिल करने पर केएमसीटी मेडिकल कॉलेज को अनुमति देने का निर्देश दिया गया था। एनएमसी की याचिका को कानून की प्रक्रिया का दुरुपयोग करार देते हुए कोर्ट ने 10 लाख रुपए का यह जुर्माना लगाया और इस याचिका को खारिज कर दिया। उत्तर प्रदेश से आ रही खबर में जनहित किसान पार्टी यानी जेकेपी के एक नेता जो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ वाराणसी से 2024 का लोकसभा चुनाव लड़ने का इरादा रखते थे, ने रिटर्निंग ऑफिसर द्वारा उनके नामांकन फॉर्म को खारिज करने को चुनौती देने के लिए इलाहाबाद उच्च न्यायालय का रुख किया है। मध्य प्रदेश के सियोनी जिले के रहने वाले जेकेपी नेता विजय नंदन ने उच्च न्यायालय में याचिका दायर कर दावा किया है कि जिला निर्वाचन अधिकारी ने उनके नामांकन पत्र को इस आधार पर गलत तरीके से खारिज कर दिया कि हलफनामे का कॉलम खाली छोड़ दिया गया था और कोई नया हलफनामा दायर नहीं किया गया था और ना ही शपथ दिलाई गई थी। याचिका में कहा गया है कि शपथ लेने के बाद रसीद सील पर हस्ताक्षर करके उम्मीदवार को दिया जाना था। हालांकि ऐसा नहीं किया गया और उनका नामांकन पत्र मनमाने ढंग से खारिज कर दिया गया था। ज्यादा जानकारी के लिए सब्सक्राइब करिए हमारा YouTube चैनल या विजिट करिए हमारी वेबसाइट www.livelawin, जहां आप इन सारी ही खबरों के बारे में अच्छे से जान सकते हैं। लाइव लॉ हिंदी पे आपको हिंदी में सारी ताजा अपडेट्स भी मिल जाएंगी। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करिए और कमेंट करिए अपने व्यूज। हमें YouTube पर सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को ज्वाइन करिए एज अ मेंबर और सिर्फ 89 रुपए प्रति माह में आप हमें सपोर्ट करके लीगल जर्नलिज्म को प्रमोट कर सकते हैं। धन्यवाद।